वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई वीर वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी शानदार और बहुत प्यारी और एक प्रैक्टिकल बात बोली गई है। अगर जिंदगी में किसी इंसान के कांटेक्ट में आप लोग आते हैं और आप लोगों को लगता है कि वो एक गलत राह पर चल चुका है और आप लोगों को उसको सुधारना चाहिए, तो एक हद तक ही आप लोग ये प्रयास कर सकते हैं। अगर उससे ज्यादा आप लोग प्रयास करेंगे तो वो इंसान जो है वो आपका दुश्मन बन जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि वो आप लोगों से बातें छुपाने लगेगा, हमेशा आप लोगों से बचने लगेगा, हमेशा आप लोगों की काट पर आप लोग खड़ा मिलेगा। जो भी आप लोग बोलोगे उसके अपोजिट में वो बातें बोलता हुआ नजर आएगा। तो इसलिए एक लिमिट तक ही इंसान को समझाना चाहिए, क्योंकि आप लोग किसी भी इंसान को एक लिमिट तक ही समझा सकते हैं। उस इंसान की जिंदगी में क्या चल रहा है, उस इंसान को एक अच्छी डायरेक्शन एक लिमिट तक ही आप लोग दे सकते हैं। उसके बाद में वो इंसान खुद डिसाइड करेगा उसको क्या करना है। जैसे कि मैंने आप लोग कई बार बोला भी है कि अगर आप लोगों को लगता है कि कोई इंसान जो है गलत काम कर रहा है, उसको एक बार बोल दो, ठीक है। ये नहीं कि आप लोग उसके पीछे पड़ जाओ, क्योंकि वो अगर सुधरना होगा तो उसी से सुधर जाएगा, ठीक है। वरना क्या करेगा, वरना वो आप लोगों से बचना स्टार्ट कर देगा, हमेशा आप लोग क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर देगा। और ये आप लोग हर जगह इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पर यार दोस्त में, रिलेशनशिप में, हस्बैंड वाइफ, भाई बहन, मतलब बच्चों के साथ में, हर जगह आप लोग इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उसको एक अच्छा रास्ता दिखाइए और अच्छा रास्ता दिखाने के बाद में उसको छोड़ दीजिए, फिर उसको खुद के डिसीजन लेने दीजिए, उसको खुद का माइंड यूज करने दीजिए। आप लोग सही कह रहे हैं फिर गलत कह रहे हैं, उसको खुद से वो सारी चीज सोचने दीजिए। अगर आप लोग 24 घंटे उसको टॉर्चर करते रहेंगे, नहीं ये करना है ये करना है, वो नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा, और ना ही उससे कोई रिजल्ट निकल कर आने वाला है। तो आप लोगों का काम है बस समझाना, समझा के छोड़ देना, फिर उसको उसके हाल पे छोड़ दो। जब अगर नहीं सुधर रहा है तो जिस दिन ठोकर लगेगी, जिस दिन पड़ेगा मुंह मुंह, उस दिन सुधर जाएगा। फिर उसको समझ में आएगा कि यार हाँ उसने सही बात बोली थी, तो फिर आपकी सुनना स्टार्ट कर देगा। तो इसलिए यही इस तरीका होता है, उसको एक्सपीरियंस लेने दो जिंदगी के। इतना भी हैंड होल्डिंग न करो इंसान की, ताकि वो अगर गिरे भी कभी तो एक तरीके से ऐसा गिर जाए कि उठ ही ना पाए। तो उसको अपनी डिसीजन खुद लेने दो, खुद चलने दो, अपने पैरों पर खड़ा होने दो। और एक वही बात, इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोगों का सहारा लेकर वो चल तो सकता है पर दौड़ नहीं सकता। अगर उसको दौड़ना होगा तो उसको अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। तो ये इसलिए जरूरी है, अगर जिंदगी में किसी को आप लोग सुधारना चाहते हैं तो एक पैटर्न में काम कीजिए। शानदार डिस्कशन रहेगा, काफी कुछ आप लोग एंजॉय करोगे। और वीकेंड आ चुका है और कल आप लोगों का एग्जाम भी है, जो भी काफी लंबे समय से वेट कर रहे थे ईपीएफओ की। तो सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं अच्छे से एग्जाम देना अपना। और बाकी देखिए यार, शांत माइंड रखकर एग्जाम देना। ऐसा तो है नहीं कि बस यही चीजें हैं सारी आगे पीछे। तो एग्जाम को लाइफ का एक पार्ट बनाया कीजिए, उसको पूरी लाइफ मत बनाया कीजिए। टेंशन में आ जाते हैं कई सारे लोग कि हाँ यार एग्जाम है एग्जाम है। अरे हो गया यार, जिंदगी है थोड़ी ना है एग्जाम, बस एक एग्जाम क्लियर हो जाएगा फिर वही रहेगा क्या बस। ऐसा है कि ये जिंदगी का एक पार्ट है, उसके अलावा भी जिंदगी में बहुत कुछ होता है करने के लिए, ठीक है। तो कभी भी उसको इतना प्रेशर में लेकर मत जाना और वहां पर प्रेशर लेकर मत बैठना जाकर, वरना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को झेलनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए ये चीजें हैं, आप लोग खुद ही देख लीजिए। अब हमारा पैरा ओलंपिक के एथलीट है, अगर ये प्रेशर लेकर वहां पर बैठेंगे तो क्या इस तरीके से मेडल जीत पाएंगे? क्या शानदार परफॉर्मेंस हमारी देखने को मिली। अभी टोटल मिलाकर 13 मेडल हो गए हमारे पास में। तो ये अभी 24 से लेके 5 जो है सितंबर तक चलने वाला है। तो अभी यहाँ पर हमारे पास में आज का और कल का दिन और है इसके लिए। तो देखते हैं और क्या परफॉर्मेंस रहती है। अभी फिलहाल 2 गोल्ड हो गए यहाँ पर हमारे पास में, 6 सिल्वर हो गए और 5 हमारे पास में ब्रॉन्ज हो गए हैं। तो ये काफी अच्छा है। बाकी चाइना जो है वो टॉप पर बैठा हुआ है, यहाँ पर 86 गोल्ड के साथ में टोटल मिलाकर 184 मेडल है। और दूसरे नंबर पर ग्रेटर ब्रिटेन, तीसरे नंबर पर यूनाइटेड स्टेट, चौथे नंबर पर रसिया, ठीक है। तो ये बेसिकली इसके बारे में एक हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। अब अगर मेडल के बारे में आप लोग यहाँ पर नजर डालेंगे तो सबसे जो इंपॉर्टेंट मेडल है वो है यहाँ पर ये अवनी है, जो यहाँ पर अवनी जो लेकर हैं, इनका अगर आप लोग देख पा रहे होंगे, एक तो यहाँ पर है मेडल और दूसरा यहाँ पर, यानी कि इनके द्वारा गोल्ड भी जीता गया और इनके द्वारा ब्रॉन्ज भी जीता गया। तो यह है शानदार परफॉर्मेंस। जो यहाँ पर इनके द्वारा गोल्ड जीता गया वो था यहाँ पर बेसिकली 10 मीटर एरियो राइफल के इसमें, और जो यहाँ पर इनके द्वारा ब्रॉन्ज जीता गया यह यहाँ पर जो 50 मीटर राइफल में, ठीक है। तो यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोग बात बोल सकते हैं। जब इंसान एक बार गोल सेट कर लेता है तो अचीवमेंट ऐसे देखने को मिलते हैं। मैं आप लोगों को इस बात की गारंटी देता हूं, अगर आप लोगों ने एक बार अपना लेवल अच्छा कर लिया ना एग्जाम क्लियर करने के लिए, तो फिर आप लोगों का बस एक एग्जाम क्लियर नहीं होगा, आप लोगों के एग्जाम्स क्लियर होंगे। अच्छा इसकी ज्वाइनिंग आ रही है, उसकी ज्वाइनिंग आ रही है, बहुत सारी ज्वाइनिंग आप लोगों के हाथ में होगी अगर एक बार आप लोगों ने लेवल बना लिया। और अगर लेवल नहीं बनाओगे, अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो जो है वो भी आप लोग नहीं थाम पाओगे, जिंदगी भर परेशान रहोगे। तो हमेशा अपना एक लेवल बनाइए अच्छे, उसके हिसाब से लेकर चीजों को चलिए, ठीक है। देख लेते हैं कौन कौन से मेडल किस कैटेगरी में है। तो गोल्ड अवनी यहाँ पर ये शूटिंग में देखने को मिलेगा, गोल्ड सुमित का यहाँ पर एथलीट जेवलिन थ्रो में, गोल्ड यहाँ पर भावना का ये है बेसिकली टेबल टेनिस के अंदर में, ये यहाँ पर सिल्वर है गोल्ड नहीं, यहाँ पर सिल्वर है, ठीक है। सिल्वर यहाँ पर यह नसाद का ये हाई जंप में देखने को मिलेगा, सिल्वर योगेश का है यहाँ पर ये डिस्कस थ्रो में, सिल्वर यहाँ पर देवेंद्र का है ये एथलीट जेवलिन थ्रो में,
सिल्वर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा मरियप्पन का, जो कि आप लोगों को हाई जंप में, सिल्वर परवीन का हाई जंप में, ब्रोंज है यहाँ पर सुंदर का जेवलिन थ्रो में, जेवलिन थ्रो देखने शानदार परफॉर्मेंस निकल के आ रही है। इसी के साथ में जो सिंहराज है उनका है यहाँ पर पिस्टल के अंदर में, ये बेसिकली ब्रोंज, और ब्रोंज यहाँ पर है बेसिकली शरद का, ये है हाई जंप के अंदर में, बाकी ये मैंने बता दिया। और ब्रोंज है यहाँ पर ये हरविंदर, इनका है यहाँ पर किसमें, ये बेसिकली आर्चरी के अंदर में, ठीक है। तो ये अकेला है यहाँ पर, इसके बारे में थोड़ा सा वो नहीं कि एक फोकस दीजिएगा, और एक ये वाला टेबल टेनिस, बाकी कई सारे वो डिफरेंट है। इस तरीके से क्वेश्चन बन जाए एग्जाम में, तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है। आइए पहले क्वेश्चन है उनका आंसर आप लोग दीजिए, देखता हूं किस तरीके से आप लोग मैप बेस्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बात की जा रही है यहां पर दोहरा पास के बारे में, ये किस किस को कनेक्ट करता है, तो आप लोगों को ये बताना है पाकिस्तान अफगानिस्तान को, अफगानिस्तान उज्बेकिस्तान को, अफगानिस्तान तजाकिस्तान को, पाकिस्तान उज्बेकिस्तान को। तो क्वेश्चन का आंसर काफी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ये वाला एरिया जो है वो काफी ज्यादा न्यूज में भी है रिसेंटली, तो इस तरीके से थोड़ा सा आइडिया तो कम से कम आप लोगों को इसके बारे में होना चाहिए, तो अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा। एक और क्वेश्चन है आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है कि यहाँ पर हाईएस्ट पीक जो है हिंदकुश माउंटेन के अंदर वो कौन सा है, K2 बोला गया है। देखिए ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से बनते हैं, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर नरोदनीय हो गया यहाँ पर ये, इसी के साथ में ट्रिच जो मीरो हो गया, ठीक है, मिर यहाँ पर बोल सकते हैं बेसिकली, इसी के साथ में मेंगस्टी, ठीक है। तो यहाँ पर मेकिन्स, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सा यहाँ पर है, ये हिंदुकुश जो माउंटेन रेंज के अंदर में, ठीक है। तो दो क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए, वीडियो के एंड में इनका आंसर मैं आप लोग को बताऊंगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सैटरडे भी है, अच्छे से एंजॉय करेंगे। आज की डेट में एडिटोरियल कम होते हैं सैटरडे में, तो कई सारी इंपॉर्टेंट न्यूज है, उनके ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे। ओके, तो एक एक कर यहाँ पर देखते हैं। अभी यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट जो न्यूज निकल कर आ रही है, आप लोगों ने कई बार इसके बारे में सुना भी होगा, हालांकि अभी अगर बात करें यहाँ पर खासकर कई सारे एरिया में जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग को डायनासोर के बारे में सुनने को मिलता है। अभी यहाँ पर ये बोला गया कि फुटप्रिंट देखने को मिले 3 डायनासोर स्पीसीज के, ये थार डेजर्ट के अंदर में। तो थार जो यहाँ पर मरुस्थल है ये कहाँ पर है, ये राजस्थान के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और राजस्थान के अंदर जो मरुस्थल है बेसिकली खासकर जैसलमेर वाले एरिया में, तो उस एरिया के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। अगर आप लोग इसको एक बार मैप में देखेंगे तो आप लोग जान पाएंगे कहां पर ये एरिया है। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जैसलमेर वाला ये एरिया राजस्थान के अंदर में। तो राजस्थान हमारी कंट्री में एक ऐसा राज्य है जो सबसे बड़ी एक तरीके से एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि गुजरात को टच करता है, मध्य प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को, और यहाँ पर हरियाणा को, और यहाँ पर पंजाब को। तो ये कोस्टल एरिया है। पर लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये भी याद रखिएगा कि अगर पाकिस्तान के पास में आप लोगों से पूछ जाए सबसे ज्यादा बाउंड्री कौन टच करता है, तो वो टच करता है यहाँ पर राजस्थान, यानी कि राजस्थान पाकिस्तान के साथ में सबसे ज्यादा बाउंड्री टच करता है। आप लोगों ने कई बार मूवीज में भी देखा होगा। तो यहाँ पर अभी बात क्या की जा रही है, ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है, थोड़ा सा इसको यहाँ पर समझ लेते हैं। अभी यहाँ पर जो बोला गया है, ये बोला गया है कि यहाँ पर जो है बेसिकली फुट चिन्ह पाए गए, पदचिन्ह पाए गए यहाँ पर किसके, डायनासोर के। ये जो डायनासोर के फुट चिन्ह है यहाँ पर, ये लगभग 200 मिलियन ये यहाँ पर पुराने हैं यहाँ पर ये, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो एक तरीके से ये पर्टिकुलर एरिया जो है अगर बात करें, ये प्रोवाइड करता है कि काफी पुराने टाइम पे यहाँ पर रेप्टाइल्स इस तरीके पाए जाते थे हमारी कंट्री में, खासकर राजस्थान वाले एरिया में भी। और ये फॉर्मेशन जो इसका हुआ सी शोर का, यहाँ पर ये टेथिस ओशियन हुआ करता था, उसमें से निकलकर यहाँ पर बेसिकली ये चीजें निकल कर आई। अगर आप लोग नॉर्मली जानते हैं, आप लोगों ने ज्योग्राफी के अंदर में प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी पढ़ी होगी, तो आप लोगों ने टेथिस सी के बारे में पढ़ा होगा, जिसको टेथिस सी बोलते थे। आज की डेट में यहाँ पर हिमालय है, जो हिमालय खड़ा हुआ है ना, तो वो बोलते हैं कि टेथिस सी से ही निकल के है। अपनी जो प्यारी कंट्री है वो आप लोग को ये वाला पोर्शन देखने को मिलेगा जो यहाँ पर जाकर जुड़ा और इस तरीके से टेथिस सी बन गया। आप बोलोगे ये कैसे हो गया, तो दिखा देते हैं यार, आप लोगों को टेंशन क्यों ले रहे हो। ये देखिए, ये जो टुकड़ा है यहाँ पर जाकर जुड़ा, ये टेथिस सी वाला पोर्शन था यहाँ पर। तो ये जैसे ही जुड़ गए यहाँ पर इस तरीके से, तो फिर यहाँ से ये हिमालय निकलना स्टार्ट हो गया। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये इस टेथिस सी से यहाँ पर हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, तो वहां से ये चीजें आप लोगों को देखने को मिली। तो इसके चलते यहाँ पर ये बातें की जा रही हैं। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कुछ बता देता हूं कि कई जगह आप लोग कई सारे डेजर्ट वगैरह देखने को मिलेंगे, मरुस्थल देखने को मिलेंगे। तो टॉप 10 जो मरुस्थल है वो यहाँ पर मैप में दे रखे हैं। अगर ये पिक्चर आप लोग क्लियर नहीं दिख रही है तो मैं इसको टेलीग्राम पर डालूंगा, वहां पर आप लोग जाकर देख लेना, तो आप लोगों को माइंड में क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आप लोग कोई भी डाउट होकर तो बता दिया कीजिए। ये है टेलीग्राम, यहाँ पर सारी चीजें आप लोगों को इकट्ठी मिल जाती है। इसको देखना, यहाँ पर स्टडी लवर वीर के नाम से आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो भी आप लोगों की पीडीएफ वगैरह सारी चीजें यहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाती है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगा था कल, जो मुझे लगा कि ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में एक बच्चे के द्वारा पूछा भी गया था, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के बारे में। तो ये याद रखिएगा, 2011 में इसको बनाया गया था और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन जो एक्ट है उसके तहत आप लोगों को देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर पूछ ली जाती है कि किस एक्ट के तहत यहाँ पर आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। तो ये हो गया बेसिकली रजिस्ट्री इसके अंदर में, पर लेकिन जब इंप्लीमेंटेशन किया जाता है यहाँ पर, खासकर नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी के अंदर में, तो यहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूट की जाती है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 का है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से मैच करने के लिए कई बार पूछे
पूछ ले आते हैं, ठीक है। तो छोटी छोटी जो भी मुझे लगती है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर, जैसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के बारे में मैंने पढ़ाया था, तो मैंने यहाँ पर ये सारी डिटेल डाल दी, क्योंकि एक जल्दी से क्विक आप लोगों का रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो ये चीजें सारी आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाती है, तो इसको अपना बेसिकली पार्ट बना लीजिए। और आप लोगों को आंसर राइटिंग में जाना है तो यहां से जाकर आंसर राइटिंग में जाइएगा, ठीक है। तो आंसर राइटिंग आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। पर एक इंपॉर्टेंट बात जरूर याद रखना यार, आंसर राइटिंग में जो भी आप लोग आंसर लिखते हैं वो पोस्ट करते हैं वो करते रहिए। पर इसके अलावा अगर आप लोग कुछ उल्टी सीधी हरकतें करते हुए पाए जाओगे तो फिर यार फिर मैं छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। एक भी बच्चे को नहीं छोड़ूंगा, अगर कोई भी उल्टी सीधी हरकतें करता हुआ पाएगा तुरंत उसको ब्लॉक करूंगा। यहाँ पर एक अच्छा माहौल रखना है। अगर कुछ भी मुझे लगेगा कोई भी किसी भी तरह किसी भी टेलीग्राम का किसी की भी वीडियो कुछ भी उल्टा सीधा कोई लिंक पोस्ट कर रहा है तो समझ लेना वो ब्लॉक हो गया, उसको ये फिर चैनल जो है वो प्राइवेट नजर आएगा, ठीक है। और उसको मैं कभी अनब्लॉक भी नहीं करूंगा। हालांकि कई सारे बच्चों ने बता दिया मुझे सर अनब्लॉक कैसे करना है, वो मैंने देख लिया कि कहां से जाके अनब्लॉक करते हैं, पर लेकिन मैं अनब्लॉक नहीं करूंगा। उसमें आज की डेट में लगभग ना होने भी 350 के करीब बच्चे हैं उसमें जिसको मैंने ब्लॉक कर रखा है। तो यहां पर उनके चलते में यहां पर जो 47,000 के करीब जो लोग हैं उनकी पढ़ाई में बर्बाद नहीं कर सकता। बाकी के आप लोगों को पता है कि बैलेंस बनाकर रखना है जिंदगी में, तो इस तरह की चीजें जरूरी है, वरना कई सारी गंदी मछलियां पूरे तालाब को गंदा कर देती हैं। तो इसलिए हमेशा अगर अच्छे तरीके से बिहेव करोगे तो मैं बहुत अच्छा हूं, पर लेकिन अगर ऐसी हरकतें करोगे तो फिर मैं इतना ही बुरा हूं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि धर्मशाला चल रही है यहाँ पर कुछ भी करोगे और जो हरकतें मन में आ रही है बस वही करते रहोगे। अरे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रखा है, अच्छे से पढ़ाई करो, उसको एंजॉय करो, मतलब कुछ भी किए जा रहे हैं यहाँ पर, ये सारी हरकतें नहीं चलेगी यहाँ पर। अगर मुझे पता चलेगा किसी ने हरकतें की हैं तो वो तो कभी इस चैनल पे आएगा नहीं, फिर उसको ऐसा कर दूंगा मैं, ठीक है। आगे से ध्यान रखना, ये चीजें समझा रहा हूं प्यार से। हद कर दी यार, कल जब मैंने देखा वो सारी वीडियो और मैंने अपलोड की उसके बारे में, हद कर रखी इन चीजों की। कम से कम पढ़ाई करो यार, अपना एग्जाम निकालो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, अपनी जिंदगी को सेट करो, ये होना चाहिए तरीका। एक अलग ही पैटर्न में स्टार्ट हो जाते हो, तो ध्यान रखना इन सब चीजों का थोड़ा सा। और इसी के चलते अपनी जो भी चीजें उसको थोड़ा रिवाइज करते रहो और माइंड शांत रखकर पढ़ाई पर फोकस करो। अभी बात करें इंडिया के अंदर में, अगर आप लोगों को देखने को मिलेगा तो 8वें नंबर पर है इंडिया के अंदर में। तो हमारे इंडिया के अंदर इसको बोलते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट, का नाम आप लोगों ने सुना होगा। बाकी कई सारे डेजर्ट आप लोगों को यहाँ पर दिखाए गए, कुछ इंपोर्टेंट के नाम है। गोबी डेजर्ट अगर देखने को मिले तो आप लोगों को देखने को मिलेगा चाइना के अंदर में। याद रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कई बार इसके बारे में भी, ठीक है। इसी के साथ में कालाहारी और जो नाबी डेजर्ट है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर, ये साउथ अफ्रीका के अंदर, बेसिकली अफ्रीका के अंदर में साउथ में जब आप लोग जाएंगे तो आप लोग को यहां पर देखने को मिलेगा। अगर थोड़ा सा इसको मैप में मैं आप लोगों को बोलूं तो यहां पर ये पर्टिकुलर एरिया देख सकते हैं, तो नामीबिया और साउथ अफ्रीका वाला जो रीजन है इसके चलते यहां पर ये देखने को मिलेगा। तो कई बार आप लोगों से ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। यहां पर देख लीजिए आप लोग, नामीबिया और कालाहारी हो गए यहां पर। इसी के साथ में और भी कई सारे दे रखे हैं, सहारा हो गया, अरेबियन हो गया, थार डेजर्ट हो गया। इंडिया के अंदर थार डेजर्ट के बारे में भी बताना आप लोगों को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर अंटार्कटिका वाला डेजर्ट वाला एरिया हो गया, यहाँ पर आर्टिक वाला हो गया। ये बेसिकली बर्फ वाले डेजर्ट है, ये तो रेत वाले डेजर्ट है, ये आप लोगों को बर्फ वाले डेजर्ट मिलने ये देखने को मिलेंगे आप लोगों को। गोबी हो गया यहाँ पर, ये टकला मकान हो गया, अगर आप लोग देखो ये पर्टिकुलर एरिया के अंदर में। तो ये सारे बेसिकली आप लोगों को मैंने एक जगह इकट्ठे प्रोवाइड करा दिए गए। स्क्रीनशॉट ले लेना जब भी थोड़ा सा टाइम मिले, कहीं घूम रहे हो, बैठे हुए, एक नहीं है टाइम पास चल रहा है तो एक हल्का सा नजर डाल लिया कि किस तरीके से क्या क्या ये, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है। एक छोटी सी और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, हालांकि ये बेसिकली इंसल्ट है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। एक काफी लंबे समय से, लगभग 2 महीने से एक केस था उत्तर प्रदेश पुलिस के पास में, पर लेकिन उससे वो सोल्व नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को बोला, दिल्ली पुलिस के द्वारा 48 घंटे के अंदर अंदर पूरा केस सोल्व कर दिया। एक लड़की को खोजना था बेसिकली, जिसको किडनैप कर लिया गया था, तो वो जो लड़की को खोजा गया 48 घंटे के अंदर दिल्ली पुलिस ने खोजकर उसको लड़की को सामने रख दिया, ठीक है। तो ये चीजें देखने को मिलेगी। ये जो केस था उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा केस सोल्व नहीं किया गया, तो इसके चलते इंसल्ट भी हुई। और यहाँ पर जो जज हैं उनके द्वारा भी यहाँ पर कमेंट किया गया कि इस तरीके से परफॉर्मेंस अगर देखने को मिलेगी तो किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन जो है वो आप लोग मेंटेन रख पाओगे। तो यहाँ पर अगर आगे बात करें तो दिल्ली पुलिस की शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली उत्तर प्रदेश की पुलिस के कंपेयर में। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात एक आती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ से, कि कोर्ट के अंदर जो पिटिशन फाइल गई थी, 13 साल की लड़की थी, इसकी मदर के द्वारा, तो हैबिस कॉर्पस पिटिशन यहाँ पर फाइल की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है। अगर आप लोग देखिए नॉर्मल, अगर ये सारी रिट्स जो होती हैं एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो इनके नाम याद रखिएगा। हैबिस कॉर्पस जो है यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। टोटल 5 रिट्स हैं, और ये सारी जो रिट्स होती हैं बेटी, आर्टिकल 32 जो है संविधान के अंदर में वो बात करता है फंडामेंटल राइट को इंप्लीमेंट करने का, तो वहीं से ही ये रिट्स निकल कर आती हैं। तो यू में हैव द बॉडी, तो हैबिस कॉर्पस का जो मीनिंग है यू में हैव द बॉडी, तो यानी कि एक पर्सन है जिसको अगर गिरफ्तार कर लिया गया, पकड़ लिया गया, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरीके से अनलॉफुल है कि आप लोग उसको प्रिजन में रखिए, उसको आप लोग छोड़ दीजिए। आप लोगों ने दृश्यम मूवी देखी है? जब दृश्यम मूवी में पकड़ के जाता है वहां पर, तो बोलता है ना वो, जब जो अजय देवगन है उसमें एक रेस्टोरेंट में बैठा रहता है कि मेरे बेटे को उठा के लेके 2 बुजुर्ग लोग आते हैं, तो बोलता है हैबिस कॉर्पस का केस बनता है यहाँ पर ये, ठीक है।
तो मूवीज भी अगर ध्यान से देखोगे तो बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। इसी के साथ में मंडमुस देखने को मिलेगा, इसका मतलब होता है वी कमांड, ठीक है। तो ये मतलब भी कई बार एग्जाम में पूछे गए, अगर ढंग से आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर इसका मतलब होता है बेसिकली पर्पज क्या होता है, टू सिक्योर द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी बाय द लोअर कोर्ट ट्रिब्यूनल, या फिर जो पब्लिक ऑथोरिटी है वो अपनी जो ड्यूटी है वो प्रॉपर वे में फॉलो करें। ये यहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस को देखने के लिए चेक किया जाता है। इसी के साथ में यहाँ पर सर्सरेरी जो है बेसिकली इसका मतलब है टू बी सर्टिफाइड, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसमें देखने को मिलेगा कि एक तरीके से ऑर्डर अगर पास कर दिया गया इंफीरियर कोर्ट के द्वारा, ट्रिब्यूनल के द्वारा, या फिर जुडिशियल कोई बॉडी है उसके द्वारा, तो उसको क्वेश कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर ये हायर कोर्ट के हाथ में ये पावर आप लोगों को देखने को मिलेगी। प्रोविजन का मतलब क्या होता है, नीचे वाले कोर्ट को बोल देना कि तुम्हारे एरिया का ये केस ही नहीं है जो तुम देख रहे हो, ये तुमको देखना ही नहीं है, तो उसको रोक देना। तो यहाँ पर प्रोविजन देखने को मिलेगी। यहाँ पर अगर बात करें क्यूबरेंटो देखने को मिलेगा, तो व्हाट इज योर ऑथोरिटी, यानी कि आप लोगों की ऑथोरिटी क्या है, जिस पर्टिकुलर पब्लिक ऑफिस में आप लोग बैठे हुए हैं, क्या उसके लिए आप लोगों की क्वालिफिकेशन है, इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इनके बारे में याद रखिएगा। वैसे पॉलिटी के अंदर मैंने डिटेल में कवर किया है इन सब चीजों को, तो उसका रिवीजन भी आप लोग कर लेना, तो सारी माइंड में चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, अब एडिटोरियल देखेंगे। तो यहाँ पर एडिटोरियल कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बेसिकली, अगर देखा जाए तो एक बार नजर थोड़ा सा मार लेते हैं एडिटोरियल के ऊपर, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा अंदाजा रहे क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अभी देख लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले जो आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये यहाँ पर देखने को मिलेगा ये वाला एडिटोरियल। तो ये जीएसटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो जीएसटी का कलेक्शन कैसा रहा उसके बारे में, तो थोड़ा सा जीएसटी की बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में लेक्चर को देख लेंगे, तो कई सारी और बातें आप लोगों को जानने को मिल जाएगी। नेक्स्ट जो यहाँ पर ये साइड वाला आर्टिकल है और ये वाला आर्टिकल है, दोनों आर्टिकल अफगानिस्तान के बारे में है। तो ये आर्टिकल थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि अभी यहाँ पर जो बाइडेन है उनको काफी ज्यादा इंसल्ट किया जा रहा है। ऐसा दिखाया जा रहा है कि जो बाइडेन जो है उन्होंने सबसे बड़ी गलती की है अपनी लाइफ की, और यूएसए के द्वारा सबसे बड़ी गलती अफगानिस्तान के अंदर जो सिचुएशन देखने को मिली उसी के बारे में आर्टिकल है। तो एक ओवरव्यू यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये कोविड-19 के बारे में नीचे वाला आर्टिकल, तो ये हम लोग बेसिकली वही है कि क्या कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं, तो लापरवाही है उसके बारे में। ग्राउंड जीरो है, सैटरडे को ग्राउंड जीरो आता है, तो लोकल एरिया के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। अभी जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर ये बात की जा रही है बेसिकली एक पर्सन के बारे में जिनका नाम है सुकेश, ठीक है। तो सुकेश चंद्रशेखर, ये भाई साहब जेल में पड़े हुए हैं और जेल से ही पड़े पड़े अपना बिजनेस चला रहे हैं। तो उसके चलते फ्रॉड के केस इनके ऊपर लगाए गए। तो यहाँ पर ये इनका बेसिकली एक आप लोगों को यहाँ पर घर देखने को मिल रहा है सामने, यहाँ पर ये इनका बेसिकली एक ऐसा है कि बेनामी प्रॉपर्टी नहीं होती है, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के द्वारा यहाँ पर बेसिकली छापे मारे गए, तो उससे फिर कई सारी चीजें यहाँ पर निकल कर आती है। तो ऐसी चीजें आप लोग कई बार देखने को मिलती है। तो ये तो आप लोगों से शायद ही कोई पूछेगा, पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है वो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में। उसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को ओवरव्यू यहां पर दे देता हूं। इन्फोर्समेंट जो आप लोगों ने देखा होगा डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, ईडी के नाम से भी इसको बोलते हैं। तो एक लॉ इन्फोर्समेंट की एजेंसी है जो कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी के तौर पर भी जानी जाती है। यानी कि इकोनॉमी से रिलेटेड मैटर आप लोग यहां पर ये सोल्व करती हुई नजर आएगी। कोई फ्रॉड हो गया, वो सारा कोई लीगल तरीके से कुछ पैसा हड़प लिया, तो ये किसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर बेसिकली ये आती है, ठीक है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है इन्फोर्समेंट जो यहां पर एजेंसी है। अगर बात करें यहां पर जो इंडियन रिवेन्यू सर्विस या फिर आईपीएस या फिर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जो पर्सन होते हैं उनको मिलाकर ये पूरी बॉडी बनाई जाती है। यानी कि यूपीएससी के द्वारा जो भी सेलेक्ट होकर जाते हैं उनके द्वारा मिलकर ये पूरी बॉडी यहां पर बनाई जाती है, जिसके चलते कोई भी ऐसा केस होता है तो फिर ये उसको देखते हैं। यानी कि एक तरीके से लॉ को इन्फोर्स करने का काम करते हैं, हमारी कंट्री में कोई भी उल्टी सीधी हरकतें होती नजर न आए। ऑब्जेक्टिव क्या रहता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का, देखिए दो पर्टिकुलर चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट जो एक्ट है उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, जिसको बोलते हैं फीमा, ठीक है। तो याद रखिएगा फीमा, यानी कि फॉरेन से जो भी एक्सचेंज हो रहा है उसको किस तरीके से आप लोगों को इंप्लीमेंट करना है। तो 1999 का ये एक्ट है बेसिकली, इसके थ्रू यहां पर चीजों को कोशिश करते हैं कंट्रोल करने की। और दूसरा यहां पर ये करेंगे पीएमएलए, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो कि 2000 का है। तो उसके हिसाब से काम करने की कोशिश करते हैं इसको, ताकि यहां पर ब्लैक मनी भी ना आए और बाहर से अगर कोई पैसा आ रहा है तो वो भी ऐसा नहीं हो कि फालतू में उल्टी सीधी हरकतें करने के लिए हमारे देश में पैसा आ रहा है। तो इन दो चीजों पर इनका पूरा नजर रहता है। वो नहीं कहते कि गिद्ध वाली नजर रहती है इनकी, कुछ भी हो जाए तो इनको तो पकड़ लेना है, बिल्कुल क्लियर कर देना है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में आप लोगों को देखने को मिलेगा। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो होता है बेसिकली, जो इसका जो डायरेक्टर होता है, तो डायरेक्टर के द्वारा इसको हेड किया जाता है। 5 रीजनल ऑफिस इसके मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और इसी के साथ में दिल्ली में, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें होगी, बाकी और भी छोटे छोटे इसके जो एरिया आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। पर लेकिन जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताए यहाँ पर, जो फीमा और पीएमएलए के बारे में, तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछ ले जाते हैं, ठीक है। तो हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। वैसी रेस्पॉन्सिबल मिनिस्टर कौन सी होगी, फाइनेंस मिनिस्टर होगी, ये मैंने अभी आप लोगों को बता दिया। तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। 1956 में ये बॉडी हमारे देश में क्रिएट की गई थी, ताकि चीजों को थोड़ा सा मेंटेन रखा जा सके। अगर बात करें आज के डेट में इसका जो आज के चेयरपर्सन है, डायरेक्टर जो है, तो उनका नाम आप लोग बताइएगा। चलिए IRS है वो एक, उनका नाम आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है।
तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन होगी जो जहां से आप लोग क्वेश्चन बन सकता है। ओके, आइए अब आगे चलेंगे। पहले यहां पर नजर डालेंगे अफगानिस्तान के बारे में। अफगानिस्तान वाला जो आर्टिकल है यहां पर ये है मुल्ला ब्रदर, ठीक है। तो आने वाले टाइम में यहां पर जो अफगानिस्तान के जो लीडर है, जो अफगानिस्तान को जो हेड बनने वाले हैं वो ये हैं। अगर यूएन के अंदर आप लोग जाओगे तो इनके ऊपर सैंक्शन लगे हुए हैं, अब तक वो सैंक्शन हटे नहीं है, तो क्या आने वाले टाइम में वो सैंक्शन हटेंगे तो वो देखने वाली चीजें होगी। अभी यहां पर फिलहाल हम समझते हैं कि आर्टिकल के अंदर क्या क्या बातें की जा रही है जो कि अफगानिस्तान से रिलेटेड है, तो उसके बारे में आप लोग कई सारी चीजें जानने को मिलेगी। देखिए, बताया यह गया है कि अफगानिस्तान के अंदर जब यहां पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका घुसा था, जॉर्ज डब्ल्यू बुश जब यहां पर एंट्री किए थे, उसके बाद में फिर यहां पर बराक ओबामा आ गए, उसके बाद में फिर यहां पर आगे थे डोनाल्ड ट्रंप साहब, और डोनाल्ड ट्रंप साहब के बाद में आगे यहां पर जो बाइडन। तो जो यहां पर सारे आज तक के यहां पर प्रेसिडेंट यूएसए के अंदर गए हैं, उनमें आप लोगों को देखने को मिलेगा एक पर्पस था कि यहां पर गए किस लिए, और लगभग 2001 में इनके द्वारा यहां पर एंट्री की गई थी और निकल कर आए यहां पर ये 2021 में, यानी कि पूरे 20 साल तक यहां पर ये बेसिकली यहां पर रहे। तो 20 साल के बाद में जो अफगानिस्तान की कंडीशन बन गई है उसके चलते काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है यहां पर जो बाइडन को। इवन जब रेटिंग की गई यहां पर जो बाइडन की इस डिसीजन की, तो यहां पर जो बाइडन को जो वोट मिली है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। जो बाइडन को जो वोट निकल कर आई इस टाइम पर, पोल के टाइम पर जो स्टैटिस्टिक्स था वो 71% था, पर लेकिन इनका ये जो डिसीजन है ये ओनली 44% लोगों के द्वारा सपोर्ट किया गया, इवन जो यहां पर यूएसए के अंदर भी, यानी कि यूएसए के अंदर भी लोग जो है इनके इस डिसीजन को लेकर खुश नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यहां पर ये बोली गई है राइटर के द्वारा, जो मुझे काफी एक मतलब सोचने में भी काफी एक तरीके से मजबूर करने वाली बात है, कि यूएसए एक इतना पावरफुल कंट्री है, यूएसए इतना पावरफुल कंट्री है, अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में यूएसए चाहे तो अफगानिस्तान तो कुछ भी नहीं है, एक तरीके से मोस्ट पावरफुल कंट्री है वर्ल्ड में, वो पूरी दुनिया को कई बार डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी रखता है, इतने सारे हथियार है इसके पास में, यानी कि यूएसए के पास में इतना सारा हथियार है आज की डेट में कि वो आज की डेट में इस पृथ्वी को कई बार डिस्ट्रॉय कर सकता है। ऐसे ऐसे हथियार है उनके पास में, इस पृथ्वी की बात करूं जहां पर सारे देश हैं, ठीक है, तो डिस्ट्रॉय कर सकता है वर्ल्ड को मैनी टाइम्स, इतने सारे हथियार है। और एक मुट्ठी भर टेररिस्ट से यहां पर ये हारकर आ गया, और वो भी जहां पर 75,000 के करीब ओनली टेररिस्ट थे, उनसे ये हारकर वहां पर आ गया एक तरीके से। तो राइटर ये बोले हार कर नहीं आए, यहां पर ये चाल चली गई इनके द्वारा, बेसिकली यहां से निकल कर आए ताकि जो ये दूसरी कंट्री पर फोकस दे सके। आज के में चाइना आगे निकल रहा है, उस पर फोकस दे सके, आज के में जो कॉम्पिटिटर है उन पर फोकस दे सके, और जहां पर कुछ फायदा हो वहां पर फोकस दे सके। ये कर क्या रहता है, बेसिकली शांति बनाने का काम कर रहा था अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान में शांति थी तो ईरान भी जिंदगी के मजे ले रहा था, पाकिस्तान भी जिंदगी के मजे ले रहा था, उधर चाइना जिंदगी के मजे ले रहा था, रसिया जिंदगी के मजे ले रहा था। तो जब से यूएसए निकल कर गया है सबके कान खड़े हो गए, सबके कान खड़े हो गए यहां पर। अब सब क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं कि कैसे अफगानिस्तान में शांति रखनी है। तो ये तो वही हो गया कि तुम्हारे घर में लड़ाई हो रही है, कोई और आकर वहां पर शांति कर दे, तुम अपने काम पर फोकस कर लो। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत कैलकुलेटेड डिसीजन है, ऐसा नहीं कि आनंद फानन में इनके द्वारा डिसीजन लिया गया है, पर लेकिन दुनिया क्रिटिसाइज कर रही है क्योंकि जिस तरीके से यहां पर निकाले उस तरीके से कम नहीं निकलना था, कुछ तो स्टेब्लिशमेंट करके जाते। इतने सारे लोग इन्होंने गवा चुके हैं ऑलरेडी, टोटल मिलाकर लगभग 3.25 लाख के करीब लोग मर चुके हैं आज के डेट में, अगर आप लोग वहां पर देखिए, जिसमें से जो वहां के लोकल नागरिक हैं लगभग 71,071 तो उनकी जान चली गई है, जिसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दोनों देखने को मिलेंगे। नेटो के मेंबर आप लोगों को यूएसए की मिलिट्री और जो अलाइड फोर्स है उनके मेंबर लगभग यहां पर 3,500 के करीब मेंबर उनकी जान चली गई है। नेशनल जो मिलिट्री पुलिस है अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की मिलाकर उनके यहां पर लगभग 78,000 के करीब लोगों की जान गई है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के यहां पर टोटल मिलाकर अपोजिशन के जो फाइटर थे 84,000 यहां पर उनकी जान गई है। तो एक अंदाजा अगर लगाकर देखेंगे तो यहां पर आप लोग काफी सारे लोगों की जान जाती हुई नजर आएगी। इवन यहां पर अगर बात करें वुमेन की भी, यहां पर लगभग 3,219 के करीब ऐसी वुमेन है जो 2010 से लेकर 2020 के बीच में लगभग 10 साल के अंदर इनकी डेथ हुई है। ऐसे ही बच्चों की लगभग 7,792 यानी 7,792 के करीब जो चिल्ड्रन है जो बच्चे बेसिकली उनकी बेचारों की जान गई। तो एक अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं कि यहां पर यूएसए के द्वारा जो यहां से निकल कर गया तो कितना बड़ा ब्लंडर यहां पर किया गया, 20 साल में यहां से गया, और 20 साल के बाद में भी एक माहौल ऐसा छोड़ के चला गया कि जिसके हाथ में से इन्होंने यहां पर ये अफगानिस्तान लिया था उसी के हाथ में देकर चले गए। आप लोगों को याद होगा, ये हालांकि मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूं, यहां पर अफगानिस्तान के अंदर जब एंट्री की गई थी तो ओसामा बिन लादेन के पीछे भागे गए थे। क्यों? क्योंकि ओसामा बिन लादेन के द्वारा इनकी जो 2 बिल्डिंग थी यहां पर इनको इसने डिस्ट्रॉय कर दिया था, और लगभग 3,000 के करीब जो यूएसए के नागरिक थे उनकी जान चली गई थी। तो जो ट्विंस टावर थी यहां पर न्यूयॉर्क के अंदर यूएसए के, तो इनके बीच से हवाई जहाज निकला तो लगभग 3,000 के करीब लोगों की जान चली गई थी। तो इसको सबक सिखाने के लिए ये उस टाइम पर अफगानिस्तान में बैठा हुआ था भाई साहब, तो इसको सबक सिखाने के लिए इसके पीछे पहुंचे यहां पर। तो ये यहां से निकलकर अफगानिस्तान से ये पहुंच गए पाकिस्तान में। तो इनके द्वारा लगा कि अफगानिस्तान से ये हरकतें इसके द्वारा की गई है तो अफगानिस्तान में भी डेमोक्रेटिक सिस्टम लेकर आता है। उस टाइम पर अफगानिस्तान में तालिबान रूल कर रहा था,
तो तालिबान को हटाया इन्होंने, अलकायदा जो कि ओसामा बिन लादेन का था उसको इन्होंने हटाया, ओसामा बिन लादेन को तो घर में घुस के मारा। याद है आप लोगों को ऑपरेशन भी मैंने बताया था? अच्छा चलिए आप लोग बताइए, रिवीजन भी आप लोगों को हो जाएगा। ऑपरेशन क्या था उसका नाम बताइए जिसके तहत यूएसए ने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा था, तो उस ऑपरेशन का नाम बताएगा। तो बात यहां पर यह की जा रही है कि जिस तरीके से यहां पर यह पैटर्न देखने को मिला, उस टाइम पर अफगानिस्तान के अंदर एक डेमोक्रेटिक सिस्टम स्टेब्लिश किया गया, जनता के द्वारा वोट डाली गई और वहां से यह प्रॉपर सिस्टम में चीजें सामने निकल कर आई। पर लेकिन आज की डेट में अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो ओदी की तालिबान से ही तालिबान को रिप्लेस कर दिया 20 साल के बाद में। तो अचीवमेंट क्या हुआ आप लोग का, वो आप लोग बता दीजिए। तो वो वाली कंडीशन आप लोग को देखने को मिलेगी कि कहीं ना कहीं एक तरीके से पृथ्वी गोल है, जहां से चले थे वहीं पर ही आकर खत्म हो गए आप लोग। तो इस तरीके की कंडीशन देखने को मिलेगी। तो ये बोला जा रहा है कि जो डिसीजन यहां पर जो बाइडेन साहब के द्वारा ये लिया गया है, ये बड़ा ही अनप्रेडिक्टेबल, एक तरीके से अनप्रोडक्टिव डिसीजन आप लोग को देखने को मिलेगा। रियलिटी में कम से कम एक माहौल तो बना कर जाते, कम से कम और कुछ नहीं तो एक दोनों के बीच में सुलह तो करवा के जाते, गवर्नमेंट के बीच में और तालिबान के बीच में, ताकि एक सिस्टम चलता रहता वहां पर। आज के में तो कुछ है ही नहीं है, एक तरफा यहां पर ये सारी चीजें हो गई। तो इसके चलते आसपास वाले रीजन में भी आप लोगों को इनसिक्योरिटी ज्यादा देखने को मिलेगी। तो ये काफी एक गलत डिसीजन है। और पूरी हिस्ट्री में कभी भी अगर उठाकर देखेंगे यूएसए का फेलियर, तो इसमें यूएसए के नाम पर एक कलंक लगा हुआ नजर आएगा कि एक इतना पावरफुल कंट्री जिसके द्वारा एक ऐसा स्टेप उठाया गया, जिसके चलते उसने बहुत सारे जो इस देश के नागरिक हैं उनको एक दरिंदा ग्रुप है उसके हाथ में इनको डाल दिया गया। तो आने वाले टाइम में कैसे यहां पर चीजें जो है वो नॉर्मल हो पाएंगी। ठीक है, काबुल एयरपोर्ट पे आप लोगों ने माहौल देखा ना, उस टाइम पर बॉम्ब ब्लास्ट पे कैसे लोगों की जान गई, कैसे ऐसे लटक रहे थे जैसे किसी बस में लटक रहे हो, ऐसे हवाई जहाज पे लटक रहे थे लोग। तो कंडीशन आप लोगों ने देखी। तो ये इस तरीके का माहौल जो बनाकर यहां पर गए, ये शोभा नहीं देता है एक इतनी पावरफुल कंट्री को। ठीक है, स्टार्ट तो डोनाल्ड ट्रंप नहीं कर दिया था रायता फैलाना अमेरिका फर्स्ट करके, और उसके बाद में जो बाइडेन में भी डोनाल्ड ट्रंप से कुछ ज्यादा अच्छे डिसीजन नहीं लिए अगर यहां पर देखा जाए तो ये पूरी बात यहां पर बताई गई है। ठीक है, यानी कि बातें तो वही है पर थोड़ा सा एक अलग तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों के माइंड में। तो मुझे लगा कि एक ओवरव्यू आप लोगों को इसका अच्छा सा दे देता हूं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने किसी ने नहीं भी पता होगा कि क्या चल रहा है अफगानिस्तान के अंदर, अब आप लोगों को पूरी क्लैरिटी इसके बारे में हो गई होगी। नेक्स्ट जो आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा ये जीएसटी के बारे में है। जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि गुड्स मतलब जो सामान होता है बेसिकली जो भी बनाया जाता है, जो मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, चाहे पेन हो चाहे मोबाइल फोन हो कुछ भी हो। सर्विस जैसे कि सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है, जैसे कि मैं टीचर हूं, एक सर्विस प्रोवाइड करा रहा हूं एज ए टीचर, कोई लॉयर है वो वकील की सर्विस प्रोवाइड करा है, कोई डॉक्टर की सर्विस प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, इस तरीके से सर्विस हो जाती है। तो इसके ऊपर जो टैक्स लगता है बेसिकली यहाँ पर गुड्स और सर्विस के ऊपर, इसको बोलते हैं जीएसटी। और ये एक तरीका इनडायरेक्ट टैक्स आप लोगों को देखने को मिलेगा। इनडायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्टली आप लोग गवर्नमेंट को पे नहीं करते हो, जैसे आप लोग इनकम टैक्स करते हो, इनकम टैक्स आप लोग डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हो, पर लेकिन ये वाला डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं करते हो आप लोग, ये इनडायरेक्ट वे में जाता है। यानी कि आप लोगों ने अगर कोई पेन खरीदा तो पेन के ऊपर कोई टैक्स लगा होगा, तो वो एक तरीके से गवर्नमेंट के पास में पहुंच जाएगा। स्टार्टिंग से यहां पर ये सारा प्रक्रिया चलता है। तो ये सारे इनडायरेक्ट टैक्स इसने इकट्ठे किए। तो यहां पर सेंटर पर जो थे, यहां पर जैसे कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हो गया, सर्विस टैक्स हो गया। ठीक है, ये बेसिकली एडिशनल जो काउंटर ड्यूटी हो गया, स्पेशल ये ड्यूटी हो गई, इस तरीके से। तो कई सारे टैक्स यहां पर इकट्ठे किए गए। ठीक है, तो यहां पर इसी तरीके से वैट हो गया, ऑक्ट्रॉय हो गया, एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, तो ये स्टेट के थे। तो यहां पर ये सारे टैक्स मिलाकर और ये सारे टैक्स मिलाकर जो कि अलग अलग टैक्स थे, बहुत ज्यादा कास्केडिंग होती थी, पता नहीं आता था कौन सा टैक्स कहां से आ रहा है कहां से जा रहा है। तो सब टैक्स को इकट्ठा करके हमारे देश में एक मुहिम चलाई गई कि वन कंट्री वन टैक्स। बोला तो गया वन कंट्री वन टैक्स, पर लेकिन वो वन कंट्री वन टैक्स बना नहीं, वो कई सारे रेट में यहां पर डिवाइड हो गया, कई सारे एरिया में डिवाइड हो गया। जैसे कि सीजीएसटी बोला गया, जो कि यहां पर देखिए सीजीएसटी निकल कर आया। ठीक है, तो सेंटर का जीएसटी हो गया, दूसरा एसजीएसटी निकल कर आया, स्टेट का जीएसटी हो गया, तीसरा इंटीग्रेटेड जीएसटी निकल कर आया, यानी कि सेंटर और स्टेट का दोनों को मिलाकर अगर बोला जाए, जिसके बीच में बेसिकली बोल सकते हैं कि एक राज्य हो गया, एक राज्य से दूसरे राज्य में एक तरीके से प्रोडक्ट बेचने आप लोग जा रहे हो, तो ये इंटीग्रेटेड हो गया एक तरीके से अलग अलग राज्य के। तो यहां पर भी जो काम करता है ये सेंटर करता है। समझ लेते हैं सेंटर जीएसटी के बारे में। तो सेंटर जो जीएसटी होता है यहां पर, ये इसको सेंट्रल जीएसटी बोलते हैं। पहला तो यही है, ये एप्लीकेबल होता है विद इन द स्टेट। ठीक है, तो जिस स्टेट के अंदर है वो एप्लीकेबल होता है और कलेक्ट करता है यहां पर सेंटर। स्टेट जीएसटी होता है यहां पर, ये एप्लीकेबल होता है सप्लाई विद इन द स्टेट, जो भी सप्लाई की जाती है। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा अगर आप लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर दोनों लिखा होता है, सेंटर का जीएसटी लिखा रहता है, स्टेट का जीएसटी लिखा रहता है। उस रेस्टोरेंट पे अगर आप लोग खाना खाएंगे, बिल पे देखना कभी ध्यान से, तो दोनों का टैक्स लगता है उसके ऊपर, तो वो दोनों इकट्ठा होता है। पर लेकिन अगर कोई यहां पर इंटर स्टेट अगर कोई काम चल रहा है, ठीक है, तो उसमें आप लोग यहां पर ये चीज देखने को मिलेगी। तो एप्लीकेबल टू इंटर स्टेट, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में इंपोर्ट वगैरह कुछ हो रहा है, इस तरीके से ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो ये सारा जो होगा बेसिकली यहां पर टैक्स कलेक्शन किया जाएगा सेंटर और स्टेट के द्वारा, दोनों के द्वारा मिलकर यहां पर ये। ठीक है, तो ये स्टेट कलेक्ट करेगा, ऊपर वाला सेंटर कलेक्ट करेगा, यहां पर दोनों मिलकर कलेक्ट करेंगे। तो 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया। लेकिन रेट क्या क्या है यहां पर, इनको 6 रेट में इनके द्वारा डिवाइड किया गया।
जीरो भी एक रेट है यहां पर जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, उसको जीरो कैटेगरी में रखा गया। तो 50% जो भी कंज्यूमर प्राइस होते हैं, ठीक है, बास्केट ये फूड ग्रेन से रिलेटेड, उसको जीरो कैटेगरी में रखा गया। 5% जो मास कंजप्शन के आइटम होते हैं, स्पाइसेस, मस्टर्ड ऑयल लगाना यहां देखने को मिलेगा। फूड के जो आइटम होते हैं 12% लगाया गया। सोप, साबुन, ये टूथपेस्ट वगैरह 18% लगाया गया। व्हाइट गुड्स होते हैं जैसे कि अमीरों वाले सामान जो होते हैं, ठीक है, या फिर थोड़ा सा और आगे जाएंगे लग्जरी गुड में आ गया और अमीरों वाले सामान, तो उस पर यहां पर इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया। इसके ऊपर भी टैक्स लगाया गया 28 प्लस सेस लगाया गया कई जगह। सेस क्या होता है? वो टैक्स ऑन टैक्स होता है, याद रखना उसको, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स लगा देना। मान लीजिए आप लोगों ने कोई सामान यहां पर बेसिकली खरीदा, जो कोई भी यहां पर कार वगैरह खरीद ली, कार पर जो टैक्स लगा आप लोगों को 28% लग गया। अब इस 28% जो आप लोग टैक्स देंगे, इसके ऊपर यहां पर 1% लग गया, मान लीजिए इनके द्वारा एजुकेशन सेस, ठीक है, या फिर इन्वायरमेंट सेस लगा दिया, तो टैक्स ऑन टैक्स होता है। इंपॉर्टेंट बात ये याद रखिएगा, यहां पर ये जो सेस लगाया जाता है, जो बोलने जा रहा हूं ध्यान से सुनना, ये जो सेस लगाया जा रहा है ये इनके पास में ही रहता है, इनके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ही रहता है, ये स्टेट गवर्नमेंट के साथ में इसको शेयर नहीं करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है कि क्या सेस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ में शेयर करता है? नहीं शेयर करता है। इसलिए कई सारी गवर्नमेंट जो है स्टेट की ओर होती रहती है कि सेंटर तो अपनी झोली भरने पर लग गया है, जो भी पैसा इकट्ठा होता है वो मैक्सिमम सेस के थ्रू इकट्ठा कर रहा है ताकि हमारे साथ में शेयर न करना पड़े। पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह, सेस जिस पर्पज के लिए इकट्ठा किया जाता है उसी पर्पज के लिए उसको यूज करेंगे। यानी कि अगर बोलेंगे 1% सेस लग गया तो ये एजुकेशन के लिए है, तो एजुकेशन को इंप्रूवमेंट करने के लिए ही यूज करेंगे। अगर बोल दिया इन्वायरमेंट के लिए है तो इन्वायरमेंट के लिए ही यूज करेंगे। अगर बोल दिया कि यहाँ पर ये सेस जो है यहाँ पर किसी और पर्पज के लिए, वुमेन इंपावरमेंट के लिए, तो वुमेन इंपावरमेंट के लिए ही उसको यूज किया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये, इसका एक पर्टिकुलर पर्पज होता है, उस पर्टिकुलर पर्पज के लिए ही सेस को यूज किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात आप लोग याद रखिएगा। तो यहां पर हमारी कंट्री में जो जीएसटी लेकर आया गया, इसके बारे में बात करें तो क्या है यहां पर ये, तो 101वां अमेंडमेंट किया गया 2016 के अंदर में, जिसके चलते एक नया टैक्स रिजीम इंट्रोड्यूस किया गया। तो याद रखना 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था संविधान के अंदर में 2016 में, और इसको इंप्लीमेंट किया गया। तो इसके चलते आर्टिकल 279A ये यहां पर देखने को मिला। तो प्रेसिडेंट के हाथ में बेसिकली यहां पर पावर दी गई ताकि यहां पर इस तरीके की चीजों को इंप्लीमेंट किया जा सके, ठीक है। तो फिर इसके चलते यहां पर क्या, ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल भी बनाई गई यहां पर ये, ठीक है। तो इसके चलते टैक्स है यहां पर, ठीक है, तो टैक्स काउंसिल बनाई गई। तो यहां पर ये 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत चीजें देखने को मिली ताकि टैक्स जो है सेंटर और स्टेट के बीच में आसानी से उसको इंप्लीमेंट किया जा सके। तो यहां पर अगर बात करें, ये एक तरीका कंसल्टेशन प्रोसीजर आप लोगों को देखने को मिला जो अमेंडमेंट निकल कर आया, गुड्स और सर्विस टैक्स काउंसिल बनाएगी। तो यहां पर याद रखेगा 279A ये यहां पर बेसिकली निकल कर आया, जिसके चलते प्रेसिडेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं गुड्स एंड सर्विस काउंसिल, यानी कि जीएसटी काउंसिल जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। तो यहां से ये फंडा निकल कर आया बेसिकली। एक सेकेंड, इसके बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो मैंने इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन यहां पर शेयर कर दिया टेलीग्राम पे। बेसिकली गुड्स एंड सर्विस काउंसिल के बारे में अगर आप लोग बात करेंगे, जीएसटी काउंसिल जिसको आप लोग बोलते हैं, तो ये आर्टिकल मैंने अभी बताना आप लोगों को, आर्टिकल 279A के तहत कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। फाइनेंस मिनिस्टर जो रहते हैं वो इसके चेयरपर्सन रहते हैं, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर चेयरपर्सन रहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और फेडरल बॉडी है यहाँ पर, ये जो सेंटर का वोटिंग राइट रहता है 1/3 है, और यहाँ पर स्टेट का वोटिंग राइट 2/3 है, यानी कि स्टेट के हाथ में ज्यादा पावर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप लोगों को जो मेंबर है सेंटर के, खासकर जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है वो भी देखने को मिलेगा। वाइस चेयरपर्सन रहता है, जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है किसी एक स्टेट का, उसको वाइस चेयरपर्सन बनाते हैं, और बाकी स्टेट के जो रहते हैं वो यहाँ पर मेंबर बन जाते हैं। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट बातें, तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता है 279A, ये इंपॉर्टेंट है। जीएसटी को लाया गया, कोई फायदा देखने को मिला? जी हाँ, बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिला। एक तो कास्केडिंग हो गई, यानी कि टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहे थे कि हाँ ये भी हो गया वो भी हो गया, तो गवर्नमेंट को काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिलती थी, तो अच्छा खासा टैक्स कलेक्शन होने लगा, ठीक है। तो हाई थ्रेशोल्ड यहाँ पर फॉर रजिस्ट्रेशन, काफी सारे लोग जो टैक्स नहीं देते, टैक्स की चोरी करते थे, वो भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसी के साथ में कंपोजिशन जो शेयर है फॉर स्मॉल बिजनेस, उनका भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, सब टैक्स रिजीम के अंदर आने लगे। ऑनलाइन सिंपल प्रोसीजर हो गया, आसानी से टैक्स को फिल कर सकते हैं, ठीक है। कंप्लायंस काफी कम हो गई, पहले यहाँ पर यही रहता था क्या क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है। इसी के साथ में यहां पर एक तरीके से डिफाइन कर देगा एक तरीके से ट्रीटमेंट फॉर द ई कॉमर्स, तो यहां पर इसके लिए भी, यहां पर ई कॉमर्स के लिए भी चीजें निकल कर आई सही। इंक्रीज इफिशिएंसी देखने को मिली, लॉजिस्टिक सामान आना ले जाने वाला। रेगुलेशन जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए भी चीजें निकल कर आई, यानी कि जो एक साल का प्रोजेक्ट था जो काफी टफ हुआ करता था वो काफी आसान कर दिया। तो ये पूरा जीएसटी के बारे में। अब आर्टिकल के बारे में बात कर लेते हैं, आर्टिकल में क्या क्या बातें बोली जा रही है।
आर्टिकल में बेसिकली यहां पर ये बोला गया कि जीएसटी का जो कलेक्शन है ना, अभी यहां पर ये जीएसटी का जो रेवेन्यू है, जो पैसा इकट्ठा हो रहा है, तो यहां पर ये अभी 1.12 लाख करोड़ देखने को मिला अगस्त के महीने में। याद रखिएगा अगस्त के महीने में जो कलेक्शन है, इसका मतलब है कि वो जो कलेक्शन है वो जुलाई का है, अगस्त के महीने में बेसिकली आया। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कि आप लोग न्यूज़पेपर जो पढ़ते हैं ना, आज का जो न्यूज़पेपर में डिस्कस कर रहा हूं, ये कहने के लिए 4 सितंबर का न्यूज़पेपर है, वैसे जो कल की घटनाएं घटी हैं वो सारी घटनाएं इस न्यूज़पेपर में बताई गई है, पर लेकिन डेट क्या है, डेट डाली है 4 सितंबर की, ठीक है। तो ये ऐसे आप लोग को देखने को मिलेगा, यानी कि जो कल की घटनाएं आज के न्यूज़पेपर में है, तो आज की डेट है उसमें, इसका मतलब कल की घटनाएं है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो टैक्स है वो पिछले महीने का प्रेजेंट किया गया यहाँ पर अगस्त के महीने, सितंबर के महीने में। तो एक तरीके से तो अगस्त का टैक्स है, एक तरीके से ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, घटनाएं जो घटी है पुरानी घटी है, ठीक है। तो ऐसा आप लोग याद रखिएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो अगस्त का जो अभी कलेक्शन है, इसका मतलब जुलाई का कलेक्शन है वो अगस्त में उसको हम लोग बता रहे हैं, तो 1 लाख करोड़ के करीब यहाँ पर उससे ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो एक अच्छी बात है। तो 11th मंथ में अगर देखिए यहाँ पर जब से लॉकडाउन वगैरह वो सारे लगे थे, तो 93,000 करोड़ के करीब भी इकट्ठा हो गया। सेकंड जो कोविड-19 के चलते जो वेव आई थी, देखिए सारी चीजें रटने वाली नहीं है आप लोगों को, बेसिकली ये याद रखेगा, अगर हमारी कंट्री में अगर सारी चीजें सही से चल रही हैं, इंडस्ट्री सही से चल रही है, गुड्स एंड सर्विस का जो एक तरीके सर्विस सारी सही चल रही है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी सही चल रही है, तो इसका मतलब टैक्स लगेगा उनके ऊपर, टैक्स लगेगा तो टैक्स का कलेक्शन अच्छा होगा। तो टैक्स का कलेक्शन कैसा होता है हमारे देश में, वो बताता है कि इकोनॉमी हमारी रिकवर कर रही है या फिर रिकवर नहीं कर रही है। तो यहां से एक अच्छा खासा अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। तो एक तरीके से प्रोग्रेसिवली यहां पर इसके बारे में आप लोग पता चल सकते हैं, पर लेकिन कई बार देखने को मिलेगा कि हमारी कंट्री में जो टैक्स का कलेक्शन जो है वो अगर गिरता है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं चीजें जो है वो सही नहीं है। जैसे लॉकडाउन चल रहा था तो अनलॉक हो रहा है, पूरा लॉकडाउन चला था, नेशनल लॉकडाउन लगा था, अब अनलॉक हो रहा है, तो जैसे जैसे अनलॉक हो रहा है वैसे वैसे बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, जैसे जैसे बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है तो वैसे वैसे चीजें बढ़ रही है, तो वो चीजें हैं बेसिकली, ठीक है। तो उसी के बारे में बात की जाए, 30% के करीब आप लोगों को हायर देखने को मिलेगा यहाँ पर, और इसी के साथ 14% अबव प्री पेंडेमिक लेवल, यानी कंपेयर टू दोज जहां पर लो थे उसके चलते अब चीजें थोड़ी बढ़ रही हैं, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। पर लेकिन ये जो बढ़ रहा है यहाँ पर टैक्स का कलेक्शन, इसके चलते आप लोग ये बोल सकते हैं कि टैक्स कलेक्शन अच्छा हो रहा है, तो इसलिए जो टैक्स कलेक्शन ठीक ठीक हो रहा है, ग्रोथ काफी अच्छी हो गई है। तो देखिए कुछ एरिया में तो अच्छी हो रही है पर सारे देश में नहीं है। मान लीजिए आज की डेट में एक घर के अंदर में 10 आदमी है, ठीक है, तो 10 आदमी में से 5 आदमी है कमाने वाले और 5 आदमी जो है अभी वो कमा नहीं रहे। तो आप लोग ये समझिए कि जो 5 आदमी कमाने वाले हैं उसकी वजह से सारा घर चल रहा है, तो उसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर हम लोग बोलने लगे कि 10 के 10 कमा रहे हैं तो ये बोलना सही नहीं होगा ना। तो इसके चलते कुछ राज्य ऐसे हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बेस पर हम लोग बोलने लगे पूरी कंट्री अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो ये सही नहीं होगा। तो हम लोग को उसके ऊपर भी ध्यान देकर चलना पड़ेगा। 27% जो इंडस्ट्रियल स्टेट है, खासकर कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, वहां पर फास्टर ग्रोथ देखने को मिल रही है, वहां से कलेक्शन अच्छा हो रहा है, पर लेकिन दूसरे एरिया में ऐसा नहीं है ना। तो गवर्नमेंट का जो एक्सपेक्टेशन है कि रोबस्ट जीएसटी रेवेन्यू इकट्ठा किया जा रहा है, वो चीजें चल रही है साइड में, पर लेकिन अभी भी काफी सारी चीजें ऐसी है जो अभी बंद पड़ी हैं। अगर आराम से ओपन की जाएंगी तो और अच्छी चीजें निकल कर आएंगी। तो जुलाई से लेकर अभी आगे बात करें, पैटर्न में चीजें आ रही हैं, अभी और ज्यादा चीजें इंक्लूड की जाएंगी। सदर्न स्टेट में अच्छा खासा यहाँ पर अभी चीजें चल रही हैं, तो देखते हैं जीएसटी का जो कलेक्शन है आने वाले टाइम में और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो इसका मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारे देश में अच्छे खासे लेवल पर बढ़नी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो ये बेसिक है, तो मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन होना चाहिए जीएसटी को लेकर। सारी बातें मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दी है, ठीक है। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन होता है बताना जरूर, कंफ्यूजन दूर किया जाएगा, टेंशन नहीं लिया करते किसी भी चीज के बारे में, ठीक है। तो यह बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पर। अब आगे चलते हैं, न्यूज एनालिसिस का कुछ पोर्शन काफी इंपॉर्टेंट है जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के बन जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, कई सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आ रही है, अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कोलिजियम है उसमें सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम के द्वारा 68 नाम है हाई कोर्ट के जज के, उनको अभी यहां पर अलाउ कर दिया गया, मतलब एक तरीके से अप्रूव कर दिया गया है। आप लोगों ने देखा अभी यहां पर 9 जज थे जो यहां पर उनको बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के अंदर किया गया था अपॉइंट, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की संख्या वो 33 हो गई है, यानी कि है तो 34, एक कम रह गया, 33 हो गई यहां पर ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो याद रखना सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो टोटल जज हैं वो 34 होते हैं। 34 क्या होते हैं, बेसिकली 33 जज होते हैं प्लस एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, ठीक है। तो टोटल 34 हो गए। जो अपॉइंटमेंट यहां पर की जाती है उसके बारे में याद रखना, तो आर्टिकल 217 ये यहां पर बेसिकली अपॉइंटमेंट अगर हाई कोर्ट के अंदर कोई करता है तो ये आर्टिकल यहां पर सामने निकल कर आता है। इस आर्टिकल के थ्रू यहां पर आप लोगों को अपॉइंटमेंट देखने को मिलेगी, यानी कि अगर कोई आप लोगों को बोलने लगे इसके बारे में तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना। दोनों आर्टिकल याद रखने, किस आर्टिकल के तहत यहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर होती है और किस आर्टिकल के अंदर यहां पर हाई कोर्ट के अंदर होती है। तो संविधान के अंदर ये तो बताया गया कि किस आर्टिकल के तहत आप लोग अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट का जो एक प्रॉपर प्रोसीजर है वो निकल कर आया कोलेजियम सिस्टम के थ्रू, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए दोनों आर्टिकल के बारे में। अभी कुछ दिनों पहले मैंने आप लोग कोलिजियम सिस्टम के बारे में काफी डिटेल में पढ़ाया था, ठीक है, तो थोड़ा सा उसका भी रिवीजन कर लेंगे। तो आर्टिकल 217 है यहां पर, याद रखिएगा, जब हाई कोर्ट के अंदर अपॉइंटमेंट की जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ में कंसल्ट करके और गवर्नर के साथ में कंसल्ट करके, ठीक है। तो यहां पर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ में कंसल्ट करने की बात की गई है, तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाकर यहां पर एक तरीके से कोलिजियम हो गया यहां पर ये, ठीक है।
यानी कि बोला तो गया था संविधान के अंदर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओनली, पर लेकिन इन्होंने इसमें चेंज करके एक अकेला पर्सन न लेके इसको कोलोजियम बना दिया। तो उस कोलोजियम के साथ में कंसल्ट किया जाता है, अब वहां से ये बेसिकली अपॉइंटमेंट होती है। इसी के साथ में अगर अपॉइंटमेंट होनी है यहाँ पर बेसिकली जजेस की, तो चीफ जस्टिस ऑफ जो यहाँ पर रहेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ जो रहेंगे यहाँ पर, उसी के साथ में जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट रहेंगे यानी कि इंडिया के रहेंगे और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के रहेंगे, उनके साथ में कंसल्ट किया जाएगा तो दूसरे जज को अपॉइंट किया जाएगा। यानी कि चीफ जस्टिस अगर जज के अंदर किसी को अपॉइंट करना है तो यहां पर एक तो है कि उस जज के अंदर आप लोगों को बेसिकली उसके चीफ जज को अपॉइंट करना है कि नॉर्मल जज को अपॉइंट करना है, तो उसमें भी डिफरेंस है। तो आर्टिकल 217 के तहत किया जाता है, पर लेकिन सेम काम अगर करोगे आप लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो याद रखना आर्टिकल 124 के तहत यहां पर यह काम किया जाता है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, कंफ्यूज मत होना। अब थोड़ा सा कोलिजियम सिस्टम के बारे में बात करते हैं। कोलिजियम सिस्टम हमारी कंट्री में बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जो कि ना तो इसके बारे में संविधान में मेंशन है, याद रखना संविधान में कोलिजियम सिस्टम के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, और ना ही पार्लियामेंट के द्वारा कोई एक्ट पास कर इसको बनाया गया है। तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अलग अलग केस आए सुप्रीम कोर्ट में, उससे इवोल्व होकर आया है। सबसे पहले मैंने बताया, सबसे पहले यहां पर क्या होता था, अकेले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथ में पावर हुआ करती थी, वो अपना चीजों को डिस्कस कर लेते और अपॉइंट कर देते थे। तो फर्स्ट जज का केस आया 1981 में, तो उसके तहत यहां पर चीजें इंप्रूव की गई। फिर सेकंड जज जब केस आया यहां पर 1993 में, उसमें से कोलिजियम सिस्टम को निकाल कर लाए गए। इस टाइम पर क्या किया गया, 3 मेंबर की बॉडी बना दी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए यहां पर एक, और इसी के साथ में प्लस 2 जज हो गए, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनके साथ में कंसल्ट करके बताएंगे किसको अपॉइंट करना है और किसको ट्रांसफर करना है। फिर लगा यार 3 आदमी सही नहीं है, इसको और थोड़ा सा इंप्रूव करते हैं, 5 आदमी इसके अंदर डाल। अब कोलिजियम सिस्टम में 5 आदमी होते हैं, 4 जज प्लस 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो मिलकर डिसाइड करते हैं, सीनियर मोस्ट रहते हैं कि किसको यहां पर अपॉइंट करना है और क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, और यहां से लोगों की अपॉइंटमेंट निकल कर आती है। तो कहने का मतलब यहां पर ये हो गया, कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है, पूरा बिल्कुल किस तरीके से अपॉइंटमेंट होनी है, क्या होना है, जहां पर भी डाउट हुआ करे यार उसको क्लियर करके चला करो। और पॉलिटी के अंदर तो कोई भी डाउट हुआ करे जाकर तुरंत सर्च कर लिया, वही बेसिकली जाकर उसमें YouTube में बाई वीर लिख दे आगे, तो पॉलिटिकल लेक्चर खुलकर आ जाएंगे, तो सारे कंफ्यूजन आप लोगों के दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। तो ये प्रोसीजर होता है यहाँ पर जिसके थ्रू अपॉइंटमेंट किया जाता है कोलिजियम सिस्टम के थ्रू। ठीक है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ईडेबल ऑयल, जो भी आप लोग सोया, वनस्पति, पाम ऑयल, मस्टर्ड, सरसों का ऑयल, कोकोनट ऑयल, ये सारी जो चीजें हैं, ग्राउंड नट यानी कि जो भी यहाँ पर मूंगफली रहती है उसका ऑयल रहता है, मूंगफली का तेल, तो इस सारों के जो प्राइस है अभी काफी ज्यादा बढ़ गए। तो उसके चलते यहाँ पर बोला यह जा रहा है कि ईडेबल ऑयल का जो प्राइस है वो ईज हो सकता है, दिसंबर के महीने में थोड़ा सा कम हो सकता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात याद रखेगा, हमारे देश में जो भी ईडेबल ऑयल हम लोग यूज करते हैं उसका 60% हम लोग बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं। याद रखना, जो पेट्रोल डीजल हम लोग खरीद कर लेकर आते हैं वो 80% बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं, हमारी कंट्री में ओनली 20% ही हम लोग निकाल पाते हैं। बाकी अगर बात करें जो ये तेल है ये हम लोग 60% बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं, ओनली 40% ही हमारे देश में से हम लोग निकाल पाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो करेंटली यहां पर अभी हमारी कंट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए खरीद कर लेकर आना पड़ता है। और कोविड-19 के चलते चीजें ऐसी देखने को मिली काफी लार्ज स्केल पर यहां पर, जिसकी वजह से 48% तक यहां पर इनके प्राइस बढ़ गए, जो कि काफी ज्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि घर में अगर इस तरीके से जो तेल वगैरह यूज किया जा रहा है, घी वगैरह ये सारे यूज किए जा रहे हैं खाना पकाने में, तो इस तरीके से दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो इसमें बहुत बड़ा जो रीजन बोला जा रहा है यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी का बोला जा रहा है, सॉरी इंपोर्ट ड्यूटी का बोला जा रहा है, जो कि यहां पर देखने को मिलता है। देखिए गवर्नमेंट क्या करती है, मैंने आप लोगों को ऑयल के ऊपर बताया था, यहां पर जो नॉर्मली आप लोग पेट्रोल वगैरह जो लेकर आते हैं, ठीक है, उसमें अगर देखिएगा तो यहां पर सेंटर का टैक्स लग गया यहां पर कितना 10 लगता था 2014 में, अब इस उन्होंने 32 कर दिया है। अब सोचिए नॉर्मली बाहर से तेल खरीद कर ले रहे हैं 41 रुपए का, 32 रुपए इसमें से सेंटर मार रहा है, ठीक है, 23 रुपए इसमें से स्टेट मार रहा है, 3 रुपए इसमें से डीलर मार रहा है, और ये सारा इंसान को जो मिलना चाहिए था वैसे अगर प्योर देखा जाए तो 41 का आ रहा है यहां पर, तो 50 रुपए में दे देते, पर लेकिन वो 101 रुपए में इंसान को मिल रहा है। तो यानी कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने बेसिकली खाते में पैसा जमा कर रही है दबाकर यहां से, तो ये टैक्स जो लगाया जाता है इसकी वजह से यहां पर काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती है। पर कम करने के लिए तैयार इसलिए नहीं है, कोविड-19 के चलते काफी सारी दिक्कतें देखने को मिल गई, तो गवर्नमेंट के पास भी रिवेन्यू होना चाहिए, क्या कि आगे फैसिलिटी कैसे लेके चलनी है, तो उसके चलते सारी दिक्कतें देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो बेसिक है, इसके बारे में थोड़ा सा तो आइडिया कम से कम आप लोग रख सकते हैं। आगे चलता हूं, जो इंपॉर्टेंट न्यूज है उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। यहां पर ये जो न्यूज निकल कर आ रही है ये है एनजीटी के बारे में। एनजीटी जो है बेसिकली इसको बोलते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो एनजीटी के द्वारा अभी यहां पर ये बोला गया है कि जो स्लेटर हाउस होता है बेसिकली एक तरीके से कसाई खाना बोलते हैं जिसको, उसके बारे में बात की जा रही है। तो ऑपरेशन जो चल रहे हैं उसको देखने की बात की जा रही है, और इसके चलते रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने की बात की गई कमेटी के द्वारा, जिसमें यहाँ पर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और भी कई सारे मेंबर रहेंगे।
एनजीटी जो है यहाँ पर, जो एनजीटी है जिसको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आप लोग बोलते हैं, इसके बारे में याद रखना, एनजीटी जो है वो हेड किया जाता है यहाँ पर किसके द्वारा, ये हेड किया जा रहा है आदर्श कुमार गोयल के द्वारा। तो एनजीटी के जो चीफ है वो है आदर्श कुमार गोयल। तो ये तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर्सन स्पेसिफिक न्यूज में आप लोगों से पूछ लिया है। बाकी अगर एनजीटी के बारे में आप लोग टोटल डिटेल में जानना चाहेंगे तो उसके बारे में एक ओवरव्यू में आप लोग को दे देता हूं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्वेश्चन कई बार बन चुका है, कहां से निकाल कर लाया गया है, तो आर्टिकल 21 से निकाल कर लाया गया है संविधान के अंदर, जो कि पार्ट 3 के अंदर आता है आर्टिकल 21। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक का, उसमें आर्टिकल 21 जो है वो बेसिकली बात करता है राइट टू लाइफ के बारे में। तो बोला यह जाता है कि अगर अच्छा इन्वायरमेंट नहीं रहेगा तो इंसान जिंदा कैसे रहेगा, और इंसान जिंदा नहीं रहेगा तो फिर क्या मतलब रह गया इन्वायरमेंट का और सब चीजों का। तो राइट टू लाइफ होना चाहिए, तो राइट टू लाइफ से एनजीटी निकाल कर लेकर आए। एनजीटी जो हमारी कंट्री बनाया गया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में इसको बनाया गया, एक स्टैट्यूटरी एक्ट पास करके, यानी कि एक बॉडी बनाई गई पार्लियामेंट के द्वारा यहां पर, ये तो स्टैट्यूटरी बॉडी आप लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट के बारे में बात की जाती है, जिसके चलते यहां पर इसको बनाया गया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है अगर बात करें हमारी कंट्री में अगर ये बनाया गया, तो हमारी कंट्री दुनिया में कौन से नंबर पर थी, तो तीसरे नंबर पर थी। पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पर न्यूजीलैंड और तीसरे पर ये था इंडिया। तो किससे बनाया गया यहां पर, तो याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट 1992 की, उससे यहां पर चीजों को निकाल कर लेकर आया गया हमारी कंट्री में, जब यहां पर इसको बनाया गया। आज की डेट में अगर इसके बारे में बात करें तो आप लोगों को कई सारे इसके ऑफिस देखने को मिलेंगे, जैसे कि अगर बात करें इसकी 5 रीजनल ब्रांच है नॉर्मली, एक तो दिल्ली के अंदर है, पुणे के अंदर है, भोपाल के अंदर है, चेन्नई के अंदर है, कोलकाता के अंदर में। याद रखिएगा मुंबई के अंदर नहीं है, ठीक है। आप लोगों से कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता तीनों बड़ी सिटी है, पुणे और भोपाल है, फिर मुंबई के अंदर नहीं है। तो ये कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग बताना, कौन थे पहले यहां पर चीफ इसके, ये आप लोगों को बताना है। 2010 में बेसिकली इसको बनाया गया, इंप्लीमेंट किया गया, और यहां पर जो नॉर्मल पैटर्न फॉलो किया जाता है कोर्ट के द्वारा, ठीक है। तो कोर्ट जो है यहां पर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर फॉलो करता है एक प्रॉपर तरीके से, पर ट्रिब्यूनल जो है ट्रिब्यूनल ये चीजें फॉलो नहीं करता है। तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो है वो कोर्ट फॉलो करता है 1908 वाला, जिसके चलते पूरा प्रॉपर क्रिया चलती है कोर्ट के अंदर में। पर लेकिन ये नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। इसका मतलब ये है कि किसी को भी बिना सुने हुए आप लोग जजमेंट नहीं दे सकते, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है अपने ही जज में आप लोग केस नहीं, अपने ही केस में आप लोग जज नहीं बन सकते हो। तो इस तरीके से नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट फॉलो करने की कोशिश की जाती है, ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। बाकी अगर ट्रिब्यूनल के बारे में पूछ ले आप लोगों से, ट्रिब्यूनल कहां से निकल कर आता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोग याद रखिएगा। ट्रिब्यूनल जो है यहां पर ट्रिब्यून सबसे निकल कर आया, इसका मतलब होता है जो बेसिकली मजिस्ट्रेट ऑफ द क्लासिकल रोमन रिपब्लिक। तो यहां पर ये जो यहां से निकल कर आया रोमन एम्पायर से, इसमें दो तरीके का हमारी कंट्री में बेसिकली ट्रिब्यूनल लिए गए, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और टैक्स से रिलेटेड जो भी मैटर होंगे, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से समझिएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्या थे कि हमारी कंट्री में जो कोर्ट के ऊपर, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो केस पेंडिंग पड़े हुए थे दुनिया भर के, ताकि नीचे ही उनको सुलझाया जा सके, आगे ज्यादा केस न भेजने पड़े। तो इसके चलते हमारी संविधान में 42 यानी कि 42वां संविधान में संशोधन किया गया 1976 में। यहां पर बेसिकली 2 आर्टिकल ऐड किए गए, एक तो था आर्टिकल 2, एक तो था आर्टिकल 323A, ये बोलता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में, और दूसरा है आर्टिकल 323B, जो भी यहां पर कवर नहीं किया जा रहा है वो सारे मैटर अब इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये बातें हैं। एक और आर्टिकल यहां पर इंपॉर्टेंट जो मैंने यहां पर डाल दिया, बेसिकली आर्टिकल 262, याद रखिएगा। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल होता है अगर दो राज्य के बीच में लड़ाई हो जाती है कि पानी के मैटर को कैसे सोल्व करना है, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। आगे चलते हैं यहां पर नेक्स्ट आर्टिकल की ओर अगर बात करें, तो ये जो आर्टिकल निकल कर आ रहा है यहां पर, ये है बेसिकली हमारी कंट्री में जो अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो अभी काफी ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो यूएनएचसीआर का जो ऑफिस है हमारी कंट्री के अंदर, उसके अंदर काफी ज्यादा यहां पर चीजें देखने को मिल रही है। तो उसी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं यहां पर। बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, बेसिकली यूएनएचआरसी, ये यूएन की बॉडी है जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में इंसानों के जो हक है उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो लोग इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यार तुम तो इंसानों के हक प्रोटेक्ट करते हो, हमारे भी हक प्रोटेक्ट कर दो, पर तुम कर ही नहीं रहे हो। तो उसके चलते इस्टेब्लिश किया गया इसको 15 मार्च 2006 के अंदर में, जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर में। 47 मेंबर है। तो ये जो 47 मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहां पर इसके अंदर में, 13 अफ्रीका से आते हैं, 13 एशिया से आते हैं, ईस्टर्न यूरोप से 6 आते हैं, लैटिन अमेरिका से 8 आते हैं, कैरेबियन से 8 आते हैं, वेस्टर्न जो यूरोप है उससे 8 आते हैं, और 7 अलग अलग ग्रुप से आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे। 47 मेंबर जो होते हैं यहां पर, ये ठीक है। तो ये लिंक के इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, काउंसिल के अंदर जो पीरियड रहता है 3 साल का रहता है यहां पर, ठीक है। तो 3 साल का रहता है। सेट नॉन एलिजिबल इमीडिएटली री इलेक्ट, यानी कि अगर मान लीजिए इंडिया अभी इलेक्ट हो गया है तो फिर दूसरा इमीडिएटली री इलेक्ट नहीं होगा, आफ्टर 2 ईयर यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग 2 जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म है उसके बाद में आप लोगों को देखने को मिलेगा।
कहने का मतलब यहां पर ये कि इमीडिएटली ऐसा नहीं कि एक बार आप लोग प्राइम मिनिस्टर बन गए दूसरी बार फिर से प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, तो ऐसा नहीं है यहां पर ये। तो टोटल मिलाकर 47 मेंबर है, याद रखना इंपॉर्टेंट बात तो यहां पर ही होगी। तो इसके चलते यहां पर जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल है, ये कहीं पर भी अगर इशू आते हैं उसके बारे में बात करती है। फ्रीडम ऑफ असेंबली होनी चाहिए, इंसान को कहीं पर भी जाकर इकट्ठे हो सकते हैं, एक्सप्रेशन जो फ्रेश स्पीच अपना देख सकते हैं, ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बात कर सकते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन राइट के बारे में बात कर सकते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ द राइट ऑफ द एलजीबीटी कम्युनिटी के बारे में बात कर सकते हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में यहां पर बात करें तो यहां पर तो इसके तहत यहां पर चीजें क्रिएट की गई और ऑब्जेक्टिव तो ये रहता है कि ह्यूमन के राइट को प्रोटेक्ट कर सके। इनके द्वारा कोऑर्डिनेट किया जाता है ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट, तो ये मिलकर यहां पर काम करते हैं इंसानों के हक को प्रोटेक्ट करने के लिए। पर लेकिन रियलिटी में ऐसा कोई प्रोटेक्शन देखने को मिल नहीं रहा है, वो एक अलग बात है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, अभी आप लोगों को पता काफी कुछ देखने को मिला था वेस्ट बंगाल में इलेक्शन के बाद में काफी झड़प हुई थी। ठीक है, तो उसी के चलते यहां पर कुछ ये इंपॉर्टेंट न्यूज जो आप लोगों से एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो ऐसे क्वेश्चन भी कई बार डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं, तो हल्का सा याद रखिएगा। यहां पर बात की जा रही है मंजुला चिलूर के बारे में। तो मंजुला चिलूर जो है यहां पर ये इनके अंदर में एक यहां पर कमेटी वगैरह अपॉइंट की गई, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जो टीम के तहत यहां पर ये, तो ये जानेंगे क्या दिक्कतें देखने को मिली यहां पर। ठीक है, बेसिकली उसका पता चलेगा, उसके बाद में देखेंगे क्या क्या चक्कर है। तो इसके चलते यहां पर ये अभी रिटायर जो जज है बेसिकली उनकी अध्यक्षता में चीजें देखने को मिली। आगे चलते हैं, इंडिया और रशिया के रिलेशन को इंप्रूव करने की बात की जा रही है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा रशिया की जो पोर्ट सिटी है ये व्लादिवोस्तोक के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी, उसमें डेवलपमेंट की बात की जाती है, इंडिया के द्वारा भी उसमें इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो अभी यहां पर रिमार्क भी किया गया कि अफगानिस्तान के अंदर कैसे चीजों को लेकर चल रहे हैं उसके बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। तो कई सारे मुद्दे हैं, तो देखते हैं कैसे शांति बनाकर रख पाते हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से यहां से बन जाएंगे। बात की जा रही है बेसिकली अभी यहां पर एक पर्टिकुलर रिवर है जिसका नाम है यहां पर ब्राह्मणी। तो ब्राह्मणी रिवर कहां पर है जो अभी न्यूज में आ गई है, तो उड़ीसा के अंदर है यहां पर ये। तो अभी यहां पर इसका जो यहां पर बात की जा रही है एक्सपर्ट के द्वारा कि फ्रेश वाटर जो है वो डाइवर्जन देखने को मिल रहा है इसके चलते, जिसके चलते बोला जा रहा है कि इसके अंदर एक रामसर वेटलैंड है जिसका नाम है और भितरकनिका। ठीक है, तो भितरकनिका वेटलैंड में यहां पर दिक्कतें देखने को मिल सकती है, इसके चलते यहां पर ये बोला गया है। तो यहां पर बेसिकली एक तरीके से जो यहां पर नहीं एक दलदली मैंग्रोव्स होते हैं तो उसमें दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो ये तो इंपॉर्टेंट बात हो गई पर्टिकुलर उड़ीसा से रिलेटेड, जो कि आप लोग हल्का सा आइडिया रखिएगा। यहां पर बात करें तो सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल भी पाए जाते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, तो उनकी लाइफ खतरे में पड़ जाएगी अगर इस तरीके से दिक्कतें देखने को मिलेगी। अब इंपॉर्टेंट बात क्या आ जाती है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, हमारी कंट्री में टोटल मिलाकर कितनी रामसर साइट है, अगर आप लोगों से कोई पूछे तो याद रखना 46 रामसर साइट आप लोगों को देखने को मिलेगी हमारे देश के अंदर में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बाकी अभी रिसेंटली कौन सी रामसर साइट निकल कर आई है तो आप लोगों को बताना है, हमारी कंट्री में भी रिसेंटली कौन सी रामसर साइट निकल कर आनी है वो आप लोगों को बताना है। रामसर है क्या, बेसिकली ईरान के अंदर एक पर्टिकुलर सिटी है जहां पर लोग इकट्ठे हुए और उनके द्वारा रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस स्पेशली एज ए जो बेसिकली वाटर फ्लो हैबिटेट के बारे में एक ट्रीटी साइन की गई, जिसकी बोला गया कि जहां जहां पर भी ऐसी साइट्स हैं उनको यहां पर ध्यान रखा जाएगा और उनको प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। तो उसके हिसाब से 46 सिटी साइट्स हमारी कंट्री में आप लोगों को देखने को मिलेगी रामसर की। 1971 में कन्वेंशन साइन किया गया था और इसी के साथ में 1975 में इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया था। ठीक है, तो हमारी कंट्री भी इसका पार्ट है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें होगी, इसके बारे में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जापान के जो प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम था बेसिकली योशिहिदे सुगा, वो भी अभी यहां पर छोड़ रहे हैं अपनी पोस्ट। ये देखिए ऐसी कंट्री में देखने को मिलेगी नॉर्मली चीजें, पेंडेमिक यानी कि कोविड-19 की सिचुएशन को ढंग से टैकल नहीं कर पाए तो इसलिए रेजिग्नेशन दे दिया गया है इनके द्वारा। अब नए कौन लीडर आएंगे वो देखने को मिलेगा। हमारे देश में ऐसा नहीं होता है, नॉर्मली ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती थी पहले, याद होगा आप लोगों को, एक बार ऐसा होता कि रेलवे का एक्सीडेंट को चलते हमारी कंट्री के रेलवे मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया था उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए। पर आज की डेट में तो इधर की उधर हो जाए दुनिया, आज के डेट में थोड़ी ना कोई पॉलिटिशियन ऐसा कर देगा। आज के डेट में पॉलिटिक्स का लेवल ही एक घटिया लेवल हो चुका है अगर देखा जाए तो। ठीक है, खासकर हमारी कंट्री में, मतलब किसी भी हद तक जाते हैं, पैसे में खरीदा बेचा जा रहे हैं इंसान, मतलब जनता के लिए नहीं है जरा सा भी एक भी पॉइंट पर। तो कभी कभी दुख होता है, एक टाइम पर पॉलिटिशियन को भगवान मानते थे, आज के डेट में भगवान से दुहाई करते हैं कि पॉलिटिशियन से बचा ले। तो बाकी दिक्कत भी लोगों की है यहाँ पर, अपॉइंट भी आप वो एक तरीके से ना इलेक्शन में वोट भी आप लोग ही डालते हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं ऊपर से टूट कर आ गए यहाँ पर, तो कई सारी चीजें। बाकी रिलायंस के बारे में बात करें तो उसने बोला है 100 गीगावाट यहां पर 2030 तक का रिन्यूएबल एनर्जी यहां पर ये इंप्लीमेंट करने वाले हैं। हमारी कंट्री का क्या है 450 गीगावाट है 2030 तक का, 100 अगर रिलायंस से आ जाता है तो काफी अच्छा रहेगा यार। ठीक है, तो काफी अच्छे टारगेट पूरे होते हुए नजर आएंगे। तो देखते हैं कैसे हम लोग चीजों को अचीव कर पाते हैं। अभी फिलहाल 2022 तक का याद रखना आप लोग, ये 175 गीगावाट जो अक्षय एनर्जी जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में याद रखना। अभी देखिए लास्ट तक लेक्चर को देखकर जाया करो, कई बार बच्चे क्या बीच में निकल लेते हैं। ठीक है, तो पूरा लेक्चर सुनोगे तो लंबे समय तक चीजें याद रख पाओगे। अभी बात की जा रही है यहाँ पर दोरहा दर्रा के बारे में, पास के बारे में, तो कहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ए, इसीलिए इंपोर्टेंट यहां पर हो जाता है। ये जो दर्रा है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है,
तो क्वेश्चन बन जाए तो याद रखना, क्योंकि काफी ज्यादा न्यूज में भी है, तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है। बाकी अगर बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट के बारे में, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, बात की जा रही है यहाँ पर बेसिकली हिंदुकुश के बारे में, ठीक है। तो इसके अंदर हाईएस्ट जो आप लोगों को माउंटेन देखने को मिलेगी, तो ये बेसिकली इसका आंसर है सी। यहाँ पर बात की जा रही है, ये बेसिकली ट्रिच मेल, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगी एग्जैक्ट यहाँ पर, ये पाकिस्तान के अंदर जो ऑक्युपाइड वाला एरिया है, तो यहाँ पर ये हाईएस्ट पॉइंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ऐसे आप लोगों का बच गया है, वो मैं टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूंगा और फेसबुक पर भी पोस्ट कर दूंगा, जहां पर भी आप लोगों को लिखना है। एक बार देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया, काफी इंपोर्टेंट था आज का डिस्कशन, एक बार रिव्यू कर लेते हैं। हम लोगों ने पहले यहाँ पर ओलंपिक के गेम के बारे में जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बेसिकली जो ये कई सारी जो रीड्स हैं पांचों की पांचों वो देखी। इसी के साथ में आप लोगों को 33 सी का फॉर्मेशन वगैरह वो सारी चीजें, और कहां कहां पर डेजर्ट वगैरह है, वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई, ठीक है। अफगानिस्तान के बारे में आर्टिकल ओवरव्यू लिया हम लोगों ने न्यूज़पेपर का। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में जाना। जीएसटी के बारे में काफी कुछ हम लोग को जानने को मिला डिटेल में, कहां से क्या क्या चीजें निकल के आ रही है। तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को इसके रिलेटेड आप लोगों के माइंड में अब नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने अफगानिस्तान के बारे में इशू को समझा काफी डिटेल में, क्या चल रहा है अफगानिस्तान के अंदर में, तो काफी सारे मुद्दों के ऊपर नजर डाली, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में हम लोगों ने देखा ऑयल के प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं, वो समझा हम लोगों ने। इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर बेसिकली कैसे कैसे अपॉइंटमेंट किया जाता है हाई कोर्ट के अंदर, वो सारा समझा हम लोगों ने। ट्रिब्यूनल के बारे में जाना, ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में जाना। इसी के साथ में ह्यूमन राइट कमीशन से रिलेटेड जो चीजें हैं वो हम लोगों ने समझी। नेक्स्ट यहाँ पर एक तरीके से एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में जाना, अपॉइंटमेंट किया गया इंडिया और रशिया के रिलेशन। इसी के साथ में रामसर साइट के बारे में जाना, और यहाँ पर हम लोगों ने देखा बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट बातें। ये क्वेश्चन थे जिनके आंसर आप लोगों के द्वारा अच्छे से दिए गए, इसी तरीके से पार्टिसिपेट करते रहना है। तो ये था आज का डिस्कशन। कितना रेट आप लोगों को करोगे इसको लेक्चर को, ठीक है। लगभग 40,000 के करीब लोग देख रहे हैं, ओनली रेट करते हैं 5,000 लोग। डिसलाइक करो यार, अगर लेक्चर पसंद नहीं आ रहा है तो, पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करो। एक तरीके से रेट है आप लोगों का, फीडबैक है यहाँ पर ये, और 10 में से कितना मार्क्स दोगे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।